हमारा एक भी तीर खाली न गया और काफिरों अर्थात हिंदुओं और काफिरों को मारने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तथा अपने घोड़ों को काटकर कच्चा मांस खाना पड़ा। भूख तथा कच्चा मांस खाने से सेना में बीमारी फैल गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे भीषण युद्धों में से एक 18 जून 1576 को लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। इस युद्ध के परिणाम के विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अधिकांशतः इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस व्यक्ति ने इस युद्ध के बारे में क्या कहा है जो स्वयं इस युद्ध में मौजूद था। अकबर द्वारा भेजे गए सभी संधि प्रस्ताव या कहा जाए कि महाराणा प्रताप को अधीनता की बेड़ियों में जकड़ने के सभी प्रस्ताव जब महाराणा प्रताप द्वारा ठुकरा दिए गए तो अकबर ने मानसिंह तथा आसिफ खां को 5000 की शाही सेना के साथ 3 अप्रैल 1576 को मेवाड़ के लिए रवाना कर दिया। इस युद्ध में अकबर का एक दरबारी भी साथ गया था जिसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। यह अकबर के दरबार में इतिहासकार तथा अनुवादक के पद पर कार्यरत था। इसने अकबर के लिए रामायण तथा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। यह इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। बदायूनी ही वह व्यक्ति है जिसने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में लिखा है। जब इसने आसिफ खां से इस मुहिम पर साथ चलने की इच्छा जाहिर की तो आसिफ खां ने कहा कि आप एक इतिहासकार हैं, आप क्यों इस युद्ध का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो बदायूनी ने जवाब दिया था कि वहाँ जब हिंदुओं का खून बहेगा तो उस खून को मैं अपनी दाढ़ी से लगाकर जिहाद करके आऊँगा। आप समझ सकते हैं कि बदायूनी इस्लाम के प्रति किस प्रकार धर्मानंद था। तो देखते हैं कि इसने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में इस युद्ध के बारे में क्या लिखा है। बदायूनी लिखता है, जब मानसिंह और आसफ खां गोगुंदा से 7 कोस पर दर्रे घाटी के पास शाही सेना सहित पहुंचे तो राणा लड़ने को आया। राणा अर्थात महाराणा प्रताप। आगे बदायूनी सेना की स्थिति के बारे में लिखता है, ख्वाजा मोहम्मद रफ़ी बख्शी, सियाबुद्दीन ग्रोह, पाइंदा कज्जाक, अली मुराद उजबक और राजा लूणकरण तथा बहुत से शाही सवारों सहित मानसिंह हाथी पर सवार होकर मध्य में रहा और बहुत से प्रसिद्ध जवान पुरुष हरावल के आगे रहे। हरावल अर्थात सेना की वह टुकड़ी जो युद्ध में सबसे आगे रहती है। बदायूनी आगे लिखता है कि चुने हुए आदमियों में से 80 से अधिक लड़ाके सैयद हासिम बारह के साथ हरावल के आगे भेजे गए और सैयद अहमद खां बारह दूसरे सैयदों के साथ दक्षिण पार्श्व में रहा। शेख इब्राहिम चिश्ती के रिश्तेदारों अर्थात सीकरी के शहजादों सहित काजी खां बाम पार्श्व में रहा। मेहत्तर खां चंदावल में, चंदावल अर्थात सेना की वह टुकड़ी जो युद्ध में सबसे पीछे रहती है। बदायूनी आगे लिखता है, राणा कीका अर्थात महाराणा प्रताप। राणा कीका ने दर्रे के पीछे से 3000 राजपूतों सहित आगे बढ़कर अपनी सेना के 2 विभाग किए। एक विभाग ने, जिसका सेनापति हाकिम खां सूर था, पहाड़ों से निकलकर हमारी हरावल पर आक्रमण किया। भूमि ऊंची नीची, रास्ते टेढ़े मेढ़े और कांटों वाले होने के कारण हमारी हरावल में हड़बड़ी मच गई, जिससे हमारी हरावल की पूरी तौर से हार हुई। हमारी सेना के राजपूत, जिसका मुखिया लूणकरण था और जिनमें से अधिकतर वाम पार्श्व में थे, भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकले और हरावल को चीरते हुए अपनी रक्षा के लिए दक्षिण पार्श्व की तरफ दौड़े। इस समय मैं, यहाँ अल बदायूनी अपने बारे में लिखता है कि मैंने, जो कि हरावल के खास सैन्य के साथ था, आसफ खां से पूछा कि ऐसी स्थिति में हम अपने और शत्रु के राजपूतों की पहचान कैसे करें। उसने उत्तर दिया कि तुम तो तीर चलाए जाओ, चाहे जिस पक्ष के आदमी मारे जाएं,
इस्लाम को तो उससे लाभ ही होगा। इसलिए हम तीर चलाते रहे और भीड़ ऐसी थी कि हमारा एक भी तीर खाली न गया। और काफिरों अर्थात हिंदुओं और काफिरों को मारने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस लड़ाई में 12 के सैयदों तथा कुछ जवान वीरों ने रुस्तम की सी वीरता दिखाई। दोनों पक्षों के मरे हुए वीरों से रणखेत छा गया। बदायूनी आगे लिखता है कि राणा कीका के सैन्य के दूसरे विभाग ने, जिसका संचालक राणा स्वयं था, घाटी से निकलकर काजी खां के सैन्य पर, जो घाटी के द्वार पर था, हमला किया और उसकी सेना का संहार करता हुआ वह उसके मध्य तक पहुंच गया, जिससे सबके सब सीकरी के शेख जादे भाग निकले और उनके मुखिए शेख मंसूर के, जो शेख इब्राहिम का दामाद था, भागते समय एक तीर ऐसा लगा कि बहुत दिनों तक उसका घाव न भरा। काजी खां मुल्ला होने पर भी कुछ देर तक डटा रहा, परंतु दाहिने हाथ का अंगूठा तलवार से कट जाने पर वह भी अपने साथियों के पीछे भाग गया। हमारी जो फौज पहले हमले में ही भाग निकली थी, नदी को पार कर 5-6 कोस तक भागती ही रही। इस तबाही के समय मेहत्तर खां अपनी सहायक सेना सहित चंदावल से निकलकर आया। उसने ढोल बजाया और हल्ला मचाकर फौज को एकत्रित होने के लिए कहा। यहाँ बदायूनी ने यह नहीं बताया कि मेहत्तर खां ने हल्ला मचाकर क्या कहा, परंतु अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा के अनुसार उसने यह अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं एक बड़ी सेना के साथ रणभूमि में आ पहुंचा है। बदायूनी आगे लिखता है कि उसकी यानी मेहत्तर खां की इस कार्यवाही ने भागती हुई सेना में आशा का संचार कराया, जिससे उसके पैर टिक गए। ग्वालियर के राजा मान के पोते राम शाह ने, जो हमेशा राड़ा की हरावल में रहता था, ऐसी वीरता दिखाई जिसका वर्णन लेखनी की शक्ति से बाहर है। मान सिंह के वे राजपूत जो हरावल के बाम पार्श्व में थे, भगे, जिससे आसिफ खां को भी भागना पड़ा और उन्होंने दाहिने पार्श्व के सैयदों की शरण ली। वही आसिफ खां जिसके साथ बदायूनी स्वयं तीर चला रहा था। बदायूनी आगे लिखता है कि यदि इस अवसर पर सैयद लोग टिके न रहते तो हरावल के भगे हुए सैन्य ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि बदनामी के साथ हमारी हार होती। यहाँ से आगे बदायूनी हाथियों की लड़ाई व महाराणा प्रताप के रणभूमि छोड़कर जाने के बारे में कुछ स्पष्ट न लिखकर बहुत ही संक्षेप में लिखता है, जिसका कारण यह भी हो सकता है कि अल बदायूनी आसिफ खां के साथ था, परंतु आसिफ खां के साथ वह खुद के भागने का उल्लेख नहीं करता है, परंतु जिस व्यक्ति ने उसकी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, वह लिखता है कि हमारा ग्रंथकर्ता अर्थात अल बदायूनी भी आसिफ खां के साथ भागा होगा। यही कारण रहा होगा कि वह आगे के युद्ध का कुछ विस्तृत वर्णन नहीं कर पाया है। यह पुस्तक उदयपुर राज्य का इतिहास, जिससे हमने अल बदायूनी की मुंतखब उत तवारीख का हिंदी अनुवाद प्राप्त किया है, उसके लेखक ने कुछ अपने विचार लिखे हैं। वो लिखते हैं कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों की लड़ाई का मुसलमानों का लिखा हुआ वर्णन एक पक्षीय होता है, तो भी मुसलमानों के कथन से ही निश्चित है कि शाही सेना की बुरी तरह दुर्दशा हुई थी। अब हम राजपूताने की पुस्तकों आदि के आधार पर बात करें तो महाराणा नीले घोड़े चेतक पर सवार थे। उसने अपने घोड़े को चक्कर दिलाकर कुंवर मानसिंह से कहा कि तुमसे जहां तक हो सके बहादुरी दिखाओ, प्रताप सिंह आ पहुंचा है। यह कहकर उसने मानसिंह पर भाले का वार किया, परंतु उसके हौदे में झुक जाने से महाराणा का बर्छा उसके कवच में ही लगा और वह बच गया। इस समय महाराणा के घोड़े के अगले दोनों पैर मानसिंह के हाथी की सूंड के सिरे पर लगे, जिससे उसकी सूंड में पकड़ी हुई तलवार से चेतक का पिछला एक पैर जख्मी हो गया। महाराणा ने मानसिंह को मारा गया समझकर घोड़े को पीछे मोड़ लिया। हल्दी घाटी से अनुमान 2 मील दूर बलीचा गांव के निकट एक नाले के पास बने हुए शिवालय के निकट चेतक का देहांत हुआ, जहां उसका चबूतरा बना हुआ है। युद्ध के बाद शाही सेना की स्थिति के बारे में बदायूनी लिखता है कि शाही सेना को यह भय था
कि रात के समय कहीं राणा उन पर टूट न पड़े, इसलिए रक्षार्थ उन्होंने सब मोहल्लों में आड़ खड़ी कर दी और गांव के चारों तरफ खाई खुदवाकर इतनी ऊंची दीवार बनवा दी कि घुड़सवार उसको फांद न सके। तत्पश्चात वे निश्चिंत हुए। फिर वे मरे हुए सैनिकों और घोड़ों की सूची बादशाह के पास भेजने को तैयार करने लगे, जिस पर सैयद अहमद खां बारहा ने कहा कि ऐसी फेहरिस्त बनाने से क्या लाभ, मान लो कि हमारा एक भी घोड़ा व आदमी मारा नहीं गया। इससे यह तो साबित होता है कि मुगलों के तमाम तवारीखों तथा इनके वेतनभोगी इतिहासकार किस प्रकार से अपनी पराजय तथा कायरता को छुपा लिया करते थे। अलबदायनी के अनुसार सेना में महाराणा प्रताप का इतना भय था कि वो शिविर के चारों तरफ गड्ढे खोदकर दीवार बनाकर रह रहे थे। डर के कारण कोई भी खाने की तलाश में शिविर से बाहर नहीं जाना चाहता था। शाही सेना को पेड़ों से कच्चे आम तोड़कर तथा अपने घोड़ों को काटकर कच्चा मांस खाना पड़ा। भूख तथा कच्चा मांस खाने से सेना में बीमारी फैल गई। जब मानसिंह और आसफ खां दरबार पहुंचे तो बादशाह ने नाराज होकर इनके दरबार में आने पर तथा वेतन पर रोक लगा दी थी। अब कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजय किसकी हुई थी। हमले की शुरुआत में ही शाही सेना का रण छोड़कर भाग जाना। युद्ध के बाद शाही सेना की दुर्दशा, हर क्षण महाराणा प्रताप के भय से सीमाबद्ध रहना, रसद की कमी से अपने ही घोड़ों को काटकर खाना, अकबर का मानसिंह तथा आसिफ खां से नाराज होना। अलबदायनी के अनुसार इस युद्ध में 120 मुसलमान और 300 हिंदू मारे गए। अब जो 300 हिंदू मारे गए वो महाराणा प्रताप तथा मानसिंह दोनों की तरफ की सेना के थे। यदि देखा जाए तो इस तरह भी नुकसान शाही सेना का ही अधिक हुआ था। इन तथ्यों पर विचार करके हमें कमेंट करके बताएं कि हल्दी घाटी के इस युद्ध में किसकी जीत हुई होगी, तथा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।